जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग मुगल डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुगल डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। इसमें हमने देखा था कि चूंकि मुगल अपने आप में एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था, और कोई भी साम्राज्य जब बहुत विशाल होता है तो उसको चलाने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ और एक तरीके से कहा जाए तो संगठित प्रशासन की जरूरत होती है। हम कहें कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अकबर के समय से मुगलों में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ वो अच्छे तरीके से शुरू हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर और हुमायूं के समय में उतना समय उनको नहीं मिल पाया था प्रशासन खड़ा करने में। इसके बाद हमने देखा कि इनके प्रशासन की जानकारी जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती थी, तो अकबरनामा अबुल फजल की जो किताब थी, फिर इसके अलावा जहांगीरनामा, बादशाहनामा, इन सब किताबों से हमें क्या मिलती है, मुगल कालीन प्रशासन की जानकारी। ठीक। उसके बाद फिर हमने देखा था कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी के फीचर्स क्या क्या थे, तो सबसे पहला हमने देखा था कि इसमें इंडियन और ईरानियन, ठीक है, दोनों ही के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सर्विसेज थी उनका मिक्स किया गया था। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें मोनार्कियल सिस्टम था, मतलब राजतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए स्थान नहीं था, मतलब कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। सब क्या था, मोनार्कियल सिस्टम। इसके अलावा हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। देखिए, सब कुछ जो होता था मैंने आपको बताया था, सभी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन हुआ करता था, बादशाह। सब कुछ किसके हाथ में हुआ करता था, बादशाह के हाथ में। ठीक है। तो इनका जो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ऐसे ही इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी था। ठीक। इसके बाद फिर हमने देखा था मनसबदारी सिस्टम। इलेक्ट जो मिलिट्री सर्विसेज है उसमें कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके तहत इनका पूरा सैन्य प्रशासन वो होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि इनके यहाँ जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसके लिए एक कंसेप्ट लाया गया था जिसका नाम था आईने दहसाला। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे, मनसबदारी और आईने दहसाला। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जनरली अगर हम बात करें तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सा सेकुलर था। सेकुलर का मतलब ये था धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। आपने देखा होगा अकबर के भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे थे जो नॉन इस्लामिक थे, मतलब जैसे हिंदू, जैसे मान सिंह थे, बीरबल थे, तोडरमल थे। तो ठीक है, तो इस कारण से क्या है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या था, धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बादशाह हुआ करता था, ही वॉज द सुप्रीम कमांडर, मतलब उससे सुप्रीम कोई नहीं होता था। सारी चीजें जो कुछ भी होती थी वो बादशाह के अंडर में होती थी। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता था, बादशाह डिसाइड। इसके बाद फिर हमने प्रशासन धीरे धीरे देखना शुरू किए थे, तो सबसे पहले हमने देखा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने कई सारी पोस्ट देखी थी। सबसे पहला तो इसमें था बादशाह। बादशाह का मैंने आपको बताया था कि जो सर्वोच्च जो हुआ करता था वो बादशाह हुआ करता था। एक तरीके से कहा जाए तो ये प्रधान सेनापति भी हुआ करता था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायदाता भी यही हुआ करता था। देखिए, जस्टिस के मामले में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जस्टिस के मामले में जो सर्वोच्च या जो फाइनल डिसीजन हुआ करता था वो किसका हुआ करता था, बादशाह का हुआ करता था। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें पूरा का पूरा प्रशासन जो था वो पूरे के पूरे प्रशासन किसके इर्द गिर्द घूमता था, बादशाह के इर्द गिर्द। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बताए थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बताए थे, जिसमें सबसे पहला था वकील ए मुतलक। ठीक है। ये सेकंड था बादशाह के बाद, मतलब बादशाह के एब्सेंस में ये पूरी तरीके से बादशाह के रूप में कार्य करता था। ठीक है। सभी विभागों के मंत्रियों को नियुक्त करना या उसको हटाने का भी अधिकार इसको था। मतलब एक तरीके से ये बादशाह की एब्सेंस में बादशाह था। इसके बाद जो दूसरा पद हुआ करता था वो हुआ करता था दीवान, या जिसको हम वजीर कहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली किसका अधिकारी हुआ करता था, ये इनके रेवेन्यू और फाइनेंस का अधिकारी हुआ करता था। मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना कैसे है वो सब वजीर देखेगा। इसके अलावा कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा हटाना है, ये सारी चीजें भी कौन देखेगा, वजीर देखेगा। ठीक है। इसके अलावा कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी कमाई हो रही है, ये भी देखने का काम किसका होता था, वजीर का होता था। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था मीर बख्शी। ठीक है।
मीर बख्शी जो हुआ करता था वो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी हुआ करता था। मतलब पूरा का पूरा मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था वो किसके अंडर में था? मीर बख्शी की। ठीक है, मीर बख्शी की इवन मिलिट्री में कौन कौन अपॉइंट होगा, उनकी सैलरी किस तरीके से बटेगी, और उनके पूरे अनुशासन की जिम्मेदारी किसकी होती थी या डिसिप्लिन की जिम्मेदारी किसकी होती थी? मीर बख्शी की। क्लियर? तो मीर बख्शी हुआ करता था। इसके अलावा जो हुआ करता था, एक पोस्ट जो हुआ करती थी जो था काजी उल कज्जात। काजी उल कज्जात, ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आज की डेट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, ठीक है, तो बादशाह के बाद जो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी हुआ करता था जिसका काम था न्याय करना, वो कौन करता था? काजी उल कज्जात। ठीक है, या इसको चीफ काजी भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? चीफ काजी। इसके बाद फिर हमने एक और पोस्ट के बारे में पढ़ा था जो औरंगजेब ने निर्मित की थी, जिस जो पोस्ट थी मुहतसिब। मुहतसिब, ठीक है, तो मुहतसिब जो था, ये पोस्ट औरंगजेब ने क्रिएट करी थी। इसमें इन्होंने सार्वजनिक आचरण पर नियंत्रण रखने की बात की थी। मतलब आम लोग किस तरीके से आचरण कर रहे हैं उसको देख करके और उसको रेगुलेट करने का काम इन्होंने किया था। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे। ठीक है, औरंगजेब की नीतियों के कारण सबसे ज्यादा विद्रोह औरंगजेब के टाइम पे हुए थे। ठीक है, इसके अलावा इनके एक और पोस्ट थी जिसका नाम था सद उस सुदूर। सद उस सुदूर, ये पूरा का पूरा धार्मिक प्रशासन देखा करता था। मतलब इसका रिलेशन था रिलीजियस चीजों से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो रिलीजियस मैटर्स में जो भी प्रबंधन करना हो या उनको सलाह देनी हो धार्मिक मुद्दों पर, तो वो कौन दिया करता था? सद उस सुदूर। इसके अलावा थे मीर ए समा। ठीक है, मीर ए समा, ये रॉयल पैलेस का प्रशासन देखता था। मतलब जो शाही महल हुआ करता था उसके अंदर पूरे महल के, और उसके अंदर जो हरम हुआ करते थे वहां का अरेंजमेंट, रसोई हुआ करती थी, वहां का पूरा प्रबंधन कौन देखता था? मीर ए समा। क्लियर हुआ? ये हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि इनका जो पूरा मुगल डायनेस्टी थी वो कई सारे सूबों में बटी हुई थी जिसको हम प्रोविंस कहते हैं। ठीक है, कई सारे प्रोविंस में बटी हुई थी जिनको प्रांत बोला जाता है। ठीक है, सूबा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब ये इनको सूबे में बांटा गया तो टोटल 12 सूबे हुआ करते थे, 12 प्रोविंस। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हो गए 15, और औरंगजेब के आते आते तक कितने प्रोविंस हो गए थे मुगल डायनेस्टी में? 20। ठीक है, तो आपको याद रखना है 20 प्रोविंस थे। ठीक है, अब इन प्रोविंसेस में जो हुआ करते थे, इनकी खुद की सेना हुआ करती थी, सभी प्रोविंस की इनकी खुद की सेना हुआ करती थी। और इसके अलावा बात करें तो इनके यहाँ प्रोविंस के अंदर जो न्याय प्रणाली या जो भी चीजें हुआ करती थी उसका फैसला भी कौन करते थे? सूबे में करते थे। और इसी प्रोविंस का हेड हुआ करता था जिसका हुआ करता था नाम सूबेदार। ठीक है, तो सूबेदार कौन हुआ करता था? इन पूरे सूबे का जो हुआ करता था हेड हुआ करता था। ठीक है, और इसके अलावा जैसे सेंट्रल लेवल पर दीवान या वजीर हुआ करते थे, ऐसे ही प्रोविंस लेवल पर भी क्या हुआ करते थे? दीवान या दीवान हुआ करते थे। ठीक है, जो वित्तीय कार्य का काम किया करते थे प्रोविंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया था कि इसमें एक सदर और काजी भी हुआ करते थे। सदर और काजी भी हुआ करते थे, जो एक तरीके से कहा जाए तो इस्लाम के कानूनों का पालन कराना, ठीक है, और न्याय करना। ठीक है, ये काम इनका हुआ करता था सदर और काजी का, कि भाई जो भी चीज चले वो इस्लाम के हिसाब से चले, और जो न्याय करने का काम वो कौन किया करता था? काजी किया करता था। इसके अलावा इनके यहां भी एक बख्शी हुआ करता था। प्रोविंस में भी मैंने आपको बताया कि सेंटर की तो खुद की आर्मी थी, लेकिन प्रोविंसेस की भी खुद की आर्मी थी। ठीक है, प्रोविंस जो थी उनकी भी क्या थी? खुद की आर्मी थी। तो प्रोविंस की जो आर्मी हुआ करती थी, ठीक है, तो उनके लिए भी उन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए था। जैसे सेंटर की बात करें तो सेंटर में मिलिट्री हेड कौन होता था? मीर बख्शी। ठीक, वैसे ही यहां पर भी जो प्रोविंस में भी जो बख्शी हुआ करते थे, इनका भी हेड कौन हुआ? ये भी क्या हुआ करते थे? उसी पर्टिकुलर प्रोविंस की मिलिट्री के हेड हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए कोतवाल की पोस्ट बनाई गई थी। जैसे आज की डेट में भी पुलिस में अगर आप देखें तो टीआई की पोस्ट है। ठीक है, टीआई एक क्षेत्र का होता है और पूरी इंटरनल सिक्योरिटी का काम किसका होता है? पुलिस डिपार्टमेंट का। वैसे ही इनके टाइम पे कौन हुआ करते थे? कोतवाल हुआ करते थे। ठीक, तो ये थे प्रोविंस वाले।
अब इसके बाद जो अगला हमने प्रशासन पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिला प्रशासन। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डेट में भी जितने भी स्टेट्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं, मतलब एक स्टेट में कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऐसे ही उस टाइम पर भी क्या हुआ करता था, एक ही प्रांत में कई सारे जो हुआ करते थे जिले हुआ करते थे। ठीक है, और इनकी जो एक तरीके से कहा जाए तो इनके इनका जो सैन्य अधिकारी, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सैनिक अधिकारी हुआ करता था उसको फौजदार कहते थे। उसको क्या बोलते थे, फौजदार। ठीक है, जो वहां पर शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखता था। ठीक है, और याद रखिएगा इनके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था वो सरकार बोला जाता था। इनके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट या जिले को बोला जाता था वो क्या बोला जाता था, सरकार बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ठीक है, तो इन्हीं के जिले में अगर हम बात करें या सरकार में एक और पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम था अमाल गुजार। ठीक है, ठीक है, जिसका ये होता था, जिसका अमाल गुजार बेसिकली क्या करता था कि जैसे जो कर है, ठीक है, जैसे कर वसूल करना, ठीक है, टैक्स वसूल करना, ये कौन किया करता था, अमाल गुजार। इसके अलावा टैक्स वसूलने के साथ साथ किसानों को जो लोन दिया जाता था, किसानों को खेती के लिए जो ऋण बांटा जाता था जिसको तकाबी लोन कहते थे, क्या बोलते थे, तकाबी ऋण। ठीक है, तो उसका काम भी कौन किया करता था, उसको वसूलने का भी अधिकार किसके पास था, अमाल गुजार के पास। ठीक है, इसके अलावा बादशाह के दरबार में ये पूरा खर्चा या एक्सपेंडिचर या जो इनकम हो रही है उसकी पूरी रिपोर्ट भेजा करता था। उसकी पूरी रिपोर्ट किसको भेजा करता था, बादशाह को। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला जो हुआ करता था वो हुआ करता था परगना। ठीक है, परगना। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, ये किसमें, प्रत्येक सरकार कई सारे परगनों में बटा हुआ था। ठीक है, और परगने का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको बोला करते थे सिकदार। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सिकदार उसको बोला करते थे। इसके अलावा आमिल भी हुआ करता था। आमिल इनका वित्तीय अधिकारी हुआ करता था। वित्तीय अधिकारी मतलब फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम खजांची कहते हैं। क्या बोलते हैं, खजांची। ठीक है, इसके अलावा कारकून हुआ करते थे। इनका भी काम था योग भूमि पैदावार, माल गजूरी, वसूल बकाया, मतलब ये सारा लेखा जोखा रखना, ये भी काम कारकून किया करते थे। तो ये क्या था, परगना प्रशासन। और ग्राम प्रशासन की अगर हम बात करें तो ग्राम प्रधान हुआ करता था। और ग्राम प्रशासन जो हुआ करता था वो स्वायत्त हुआ करता था, मतलब वो अपने हिसाब से पूरा प्रशासन चलाता था। किसी भी बादशाह की या किसी की भी उत्तर वो मतलब उसमें दखल अंदाजी नहीं हुआ करती थी। क्लियर। तो कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने लाइन से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए थे। आज जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है इनका न्याय प्रशासन, या हम जिसे कहते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज हम इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मनसबदारी और आईने दहसाला सिस्टम। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो देयर वॉज नो रिटन लॉज एंड रेगुलर कोर्ट्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ओरिजिनली द एम्परर वॉज द सुप्रीम जज। ही यूज्ड टू प्रोवाइड जस्टिस इन द कोर्ट। देखिए, जो मुगल काल में कोई भी लिखित तौर पर कानून या कोई भी नियमित न्यायालय नहीं था, मतलब नो रेगुलर कोर्ट्स और कोई रिटन लॉज नहीं थे मुगल पीरियड में। ठीक है, मूलतः अगर ओरिजिनली बात करें तो एम्परर जो हुआ करता था या बादशाह जो हुआ करता था यही सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, सुप्रीम जज। ठीक है, और यही क्या किया करता था, अपने दरबार में न्याय प्रदान किया करता था। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि मुगल काल में कोई भी रिटन लॉज नहीं थे या कोई भी रेगुलर कोर्ट्स नहीं थी। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ रिटन लॉज भी हैं और रेगुलर कोर्ट्स भी हैं, लेकिन उस टाइम पर ये चीजें नहीं थी। बादशाह जो हुआ करता था वही सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था और वही अपने दरबार में न्याय किया करता था। इसके अलावा बात करें, अकबर एंड जहांगीर were the most active rulers for the administration of justice. Jahangir had got gold chain and belt installed for appeal. देखिए, न्याय प्रशासन की बात अगर हम करें तो अकबर और जहांगीर सबसे ज्यादा सक्रिय शासक थे, द मोस्ट एक्टिव रूलर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय प्रशासन के लिए जो सबसे सक्रिय शासक रहे हैं वो रहे हैं अकबर और जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने तो एक तरीके से कहा जाए अपील के लिए एक गोल्ड की चेन बनवा रखी थी, सोने की जंजीर, और उसमें घंटी लगवा रखी थी।
कि भैया अगर मान लो किसी को भी न्याय चाहिए, ठीक है, तो जहांगीर ने अपने महल के बाहर ये गोल्डन चेन और उसकी बेल लगा रखी थी, जिसको भी न्याय चाहिए वो जा करके वो घंटी बजाए, वहां से बादशाह बाहर आएंगे और फिर न्याय करेंगे। तो जहांगीर ने तो यहां तक कर दिया था, ठीक है। तो अकबर और जहांगीर जो थे ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक सक्रिय शासक रहे, ठीक है। और जहांगीर ने तो एक गोल्ड चेन और उसके ऊपर क्या लगवा दी थी, बेल लगवा दी थी अपील के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, औरंगजेब इशूड अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड फतवा ए आलमगिरी। देखिए औरंगजेब ने एक कानूनी संग्रह जारी किया था, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसका नाम था फतवा ए आलमगिरी। तो आपको याद रखना है फतवा ए आलमगिरी, ये लीगल डॉक्यूमेंट किसने इशू किया था, औरंगजेब ने। अगला बात करें, यूरोपियन ट्रेवलर्स ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट मुगल जुडिशियल सिस्टम। देखिए जो इनके समय में जो यूरोपियन यात्री आए थे, जिन्होंने मुगलों कोर्ट में जो बैठे थे या उन्होंने यात्रा करी थी मुगलों के समय पे, तो उन्होंने भी मुगलों के जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके बारे में अपनी किताबों में लिखा, ठीक है। तो हमें जो न्यायिक व्यवस्था के बारे में मुगलों के पता चलता है वो सिर्फ भारतीय इतिहासकारों के साथ ही नहीं, जबकि अपितु यूरोपियंस जो आए थे उस टाइम पर रहने, उन्होंने भी अपनी किताबों में जो चीजें लिखी हैं, ठीक है, उस आधार पर इनको क्या किया गया था, चयनित किया गया था या उल्लेख किया गया था, किसके बारे में, मुगल जुडिशियल सिस्टम के बारे में। अगला बात करें, काजी उल कुज्जात वॉज द हाइएस्ट जज आफ्टर द एम्परर। मैंने अभी बताया था जब मैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा था, काजी उल कज्जात या इसको चीफ काजी भी कहा जाता है, तो ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी था, ठीक है, बादशाह के बाद सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ठीक है। अंडर विच ऑल काजीज एंड मुफ्तीज वर वर्किंग, ही डील्ड विद सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स। देखिए जिसके अधीन अगर हम बात करें तो क्वाजी उल कज्जात ये बादशाह के बाद सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश था। इसके अलावा बात करें तो इसके अंडर में कई सारे काजी और मुफ्ती हुआ करते थे और ये नागरिक एवं सैन्य मामलों का निपटारा करते थे। मतलब नागरिक के मामले हों या सैन्य मामले हों, इनका निपटारा कौन किया करते थे, काजी उल कज्जात। इसके बाद बात करें, द फंक्शन ऑफ मुफ्ती वॉज टू इंटरप्रिटेट द इस्लामिक लॉ। देखिए अब जो मुफ्ती हुआ करते थे इनका कार्य होता था इस्लामी कानून की व्याख्या करना। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है व्याख्या करना हिंदी में। तो मुफ्ती का काम क्या हुआ करता था, इस्लामिक लॉ को इंटरप्रिटेट करना, मतलब इनका काम हुआ करता था इस्लामी कानूनों की व्याख्या करना, इस्लामी कानूनों की व्याख्या करना। इसके बाद अगला बात करें, अपार्ट फ्रॉम दीज सूबेदार, फौजदार, कोतवाल एंड अदर ऑफिसर्स ऑल्सो अरेंज जस्टिस। देखिए इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रोविंसेस के हेड कौन हुआ करते थे, सूबेदार। अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन हुआ करते थे, फौजदार। कोतवाल हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था हर प्रोविंस में। तो ये सारे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे ये भी न्याय की व्यवस्था किया करते थे, टू अरेंज जस्टिस, ठीक है। सूबेदार, फौजदार, ठीक है, कोतवाल, ठीक। इसके अलावा बात करें, पंचायत यूज टू सेटल द केसेस इन द विलेजेस। मैंने आपको बताया था जब मैं इनका गांव का प्रशासन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था वहां पे पंचायत सिस्टम चलती थी, ठीक है। और गांव में पंचायतों के मुकदमे जो हुआ करते थे वो वहीं निपटारा कर दिए जाते थे। मतलब गांव के जो छोटे मोटे मुकदमे थे वो बादशाह तक लेके नहीं जाया जाता था, ठीक। इसके अलावा बात करें तो पीनल सिस्टम भी जो मुगल्स का था वो काफी हार्श था। सीवियर पनिशमेंट दिए जाते थे जैसे म्यूटिलेशन, टॉर्चर, डेथ पेनल्टी। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो दंड की व्यवस्था काफी कठोर थी, ठीक है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। म्यूटिलेशन का मतलब होता था अंग भंग कर देना, टॉर्चर मतलब यातना देना और मृत्यु दंड, यहां तक कि इनकी प्रावधान थे। क्लियर। तो इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, कोई भी लिखित कानून या रेगुलर कोर्ट्स नहीं थे मुगल पीरियड में, ठीक है। बादशाही सुप्रीम जज हुआ करता था, वही जस्टिस दिया करता था। अकबर और जहांगीर सबसे ज्यादा एक्टिव रूलर्स थे जस्टिस के मामले में। जहांगीर ने तो एक गोल्ड का चेन बनवा रखी थी और उसके ऊपर बेल लगवा रखी थी ताकि जिसको भी न्याय चाहिए वो आकर के बेल बजा सकता है। औरंगजेब ने एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसका नाम था फतवा ए आलमगिरी, ठीक।
यूरोपियन ट्रेवलर्स ने भी अपनी किताबों में मेंशन किया अबाउट द मुगल जुडिशियल सिस्टम। इसके अलावा अगर बादशाह के बाद जो दूसरा सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था वो हुआ करता था काजी उल कज्जात। ठीक है, सारे काजीज और मुफ्तीज इन्हीं के अंडर काम किया करते थे। इसके अलावा मुफ्ती का काम हुआ करता था इंटरप्रिटेट करना इस्लामिक लॉ को। और इसके अलावा मुफ्ती के अलावा और कौन कौन हुआ करते थे? सूबेदार, फौजदार, कोतवाल, ये भी ऑफिसर्स हुआ करते थे। विलेज का जो भी चीजें होती थी वो कौन संभाल लेती थी? पंचायत संभाल लेती थी। और इनका जो दंड कार्रवाई थी वो काफी ज्यादा हार्श थी, कठोर थी। अंग भंग कर देना, टॉर्चर करना, डेथ पेनल्टी, ये सारी चीजें इनके में थी। ठीक, तो आपको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इनका समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, अब इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? देखिए, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने आपको बात करी। द फाउंडेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड एंड द एक्सटेंसिव रूल ऑफ द मुगल एम्पायर was its military administration which is based on the मनसबदारी सिस्टम। मैंने आपको बताया कि मुगलों की दीर्घकालीन एवं विस्तृत साम्राज्य का आधार क्या था। भाई, इन्होंने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया किस आधार पर किया? अपनी सेना के दम पर। ठीक है, पूरा उनका जो बेस था वो क्या थी? उनकी सेना थी। ठीक है, और सेना किस हिसाब से चलती थी? मनसबदारी सिस्टम के हिसाब से। देखिए, बार बार ये शब्द आ रहा है मनसबदारी, अभी हम पढ़ेंगे इसको, मनसबदारी सिस्टम, उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो चीफ ऑफिसर हुआ करता था वो हुआ करता था मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी जो हुआ करता था, इसी का काम होता था सैनिकों को प्रशिक्षण देना, सैनिकों को वेतन देना, सैनिकों का अपॉइंटमेंट करना, ये सारा काम कौन किया करते थे? मीर बख्शी। ठीक है, तो मुगलिया सल्तनत जो इतनी बड़ी और इतनी एक्सटेंसिव थी, उनके पूरा का पूरा आधार जो था वो क्या थी? उनकी सेना थी। ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किस पर बेस्ड था? मनसबदारी सिस्टम। किस पर बेस्ड था? मनसबदारी सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें, द मुगल आर्मी हैड अ मिक्सचर ऑफ ईरानी, तुर्किश, अफगान, मराठा, राजपूत एंड अदर इंडियन क्लासेस। अच्छा देखिए, मुगलों की आर्मी किसी एक उसकी आर्मी नहीं थी। मुगलों की आर्मी में सभी तरीके के लोग थे, ईरानी भी थे, तुर्किश भी थे, अफगान भी थे, मराठा भी थे, राजपूत भी थे और अदर इंडियन क्लासेस। ठीक है, तो मुगल आर्मी जो थी वो उनमें सारी चीजें थी। इसके अगर हम बात करें, फॉलोइंग वर द पार्ट्स ऑफ द मुगल मिलिट्री सिस्टम। अच्छा, मुगल की जो पूरा जो सैन्य व्यवस्था थी, ठीक है, इसके निम्नलिखित अंग हुआ करते थे। ठीक है, सबसे पहला हुआ करता था मनसबदार। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा ये मनसबदार कौन होते थे। ठीक है, और इनकी जो सेना हुआ करती थी, इनकी जो सेना हुआ करती थी। देखिए, हर इसको एक मनसब दिया जाता था। मैं अभी जब पूरा मनसबदारी सिस्टम बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मनसबदार और उनके सैनिक हुआ करते थे। इसके अलावा अहदी सोल्जर्स। ठीक है, मतलब ये बादशाह के सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, मतलब बादशाह अपनी खुद की भी आर्मी रखता था, जिसको कहा जाता था अहदी सैनिक। ये बादशाह के खुद के सैनिक हुआ करते थे। और तीसरे जो हुआ करते थे, ये हुआ करते थे दखिली सोल्जर्स, अपॉइंटेड बाय किंग, सर्व्ड अंसर मनसबदार। ठीक है, मतलब दाखिली सैनिक जो हुआ करते थे, ये बादशाह के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और ये मनसबदारों के अंदर में काम करते थे। मतलब मनसबदारों की खुद की सेना तो होती ही थी, लेकिन कुछ सेना जो होती थी वो किंग अपॉइंट करते थे, जिसको बोलते थे दखली सेना। वो मनसबदारों के अंदर में काम करती थी। और अहदी सेना जो हुआ करती थी, ये बादशाह की खुद की सेना हुआ करती थी। बादशाह की क्या हुआ करती थी? खुद की सेना हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुगली आर्मी में 5 टाइप्स की आर्मी थी। सबसे पहले थे फुट सोल्जर्स। ठीक है, मतलब जो पैदल सैनिक थे। इसके अलावा बात करें तो घुड़सवार सैनिक, हॉर्स राइडर्स। इसके बाद बात करें तो आर्टिलरी हुआ करती थी, तोप खाना। मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी तोप खाना। इसके बाद बात करें तो एलिफेंट्री। एलिफेंट्री मतलब इनके पास भी क्या हुआ करते थे? हाथी हुआ करते थे। इवन इनके पास थोड़े से स्मॉल उसमें नेवी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 टाइप की मुगल आर्मी हुआ करती थी। सबसे पहले जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे, तोप खाने वाले हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे और कुछ पद तक नेवी हुआ करती थी। वैसे अगर हम बात करें तो जो इनका तोप खाना था मुगलों का, वो इनकी सबसे स्ट्रांग पॉइंट था मिलिट्री में। इनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या था? इनका तोप खाना। क्लियर? तो 5 टाइप्स हुआ करते थे, फुट सोल्जर्स, कैवलरी, आर्टिलरी, एलिफेंट्री एंड लिमिटेड नेवी। इसके बाद बात करें, द इन्फेंट्री कंसिस्टेड ऑफ शमशिरबाज, स्वार्ड, स्पीयर सोल्जर्स, सहबंदी,
सिटीजन पुलिस एंड अदर सोल्जर्स एंड गनर्स। अब देखिए, जो इनकी पैदल सेना हुआ करती थी, इनमें एक तो तलवार चलाने वाले, तलवार और भाला चलाने वाले सैनिक हुआ करते थे। मतलब ऐसे सैनिक जिनके पास तलवार भी होती थी और भाला भी होता था, इनको बोलते थे शमशिरबाज। इनको क्या बोलते थे? शर्मशिरबाज। मतलब जिनके पास तलवार भी होती थी और भाला भी होता था। इसके बाद बात करें तो सेहबंदी हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, सेहबंदी मतलब जो नागरिक पुलिस या अन्य योद्धा जो हुआ करते थे, सिटीजन पुलिस जो हुआ करती थी, अदर सोल्जर्स। इसके अलावा इनके जो सबसे प्रमुख हुआ करते थे वो हुआ करते थे इनके गनर्स। देखिए, बंदूक चलाने वाले भी इनके पास थे। ठीक है, गनर्स भी इनके पास हुआ करते थे। तो ये सब लोग कौन थे? पैदल सैनिक। ये कौन थे? पैदल सैनिक। तो देखिए, पैदल सैनिक में एक तो तलवार चलाने वाले, तलवार और भाला, दूसरा सहबंदी वाले, और तीसरे जो हुआ करते थे वो गन चलाने वाले थे, जो गोलियां चलाते थे, गनर्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से तीन श्रेणियों में बटी हुई थी इनकी पैदल सेना, जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं। इसके बाद बात करें तो इन दी कैवेलरी, मतलब अगर हम बात करें इनके घुड़सवारों में, देयर वॉज अ बारगिर रिसीव्ड हॉर्सेस आर्म्स एंड वेपन्स फ्रॉम द स्टेट एंड सिलेदार हिज ओन हॉर्सेस आर्म्स एंड वेपन्स। अब देखिए, घुड़सवार भी दो तरीके के हुआ करते थे। ठीक है, अब घुड़सवार जैसे हुआ करते थे, एक तो राज्य द्वारा, मतलब जो स्टेट है उसके द्वारा दिए गए घोड़े, अस्त्र और शस्त्र, उनको बोलते थे बरगीर। उनको क्या बोलते थे? बरगीर। और सिलेदार हुआ करते थे। सिलेदार मतलब जिनके खुद के घोड़े, अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे। ठीक है, तो दो तरीके के घुड़सवार हुआ करते थे। एक हुआ करते थे बरगीर, ठीक है, जिनको राज्य दिया करता था। ठीक है, जिनको स्टेट दिया करता था, घोड़े हों चाहे हथियार हों, आर्म्स वेपन्स जो भी हो। ठीक है, और दूसरे हुआ करते थे सिलेदार। ठीक है, जिनके खुद के घोड़े हुआ करते थे, आर्म्स और वेपन्स हुआ करते थे। ठीक, इसके बाद अगर आप बात करें, द चीफ ऑफ आर्टिलरी इज मीर आतिश। अच्छा, तोप खाने का जो चीफ हुआ करता था वो हुआ करता था मीर आतिश। आतिश, ये नाम याद रखिएगा सारे, मीर आतिश। ये कौन हुआ करते थे? ये तोप खाने के प्रमुख हुआ करते थे। इसके बाद बात करें, इन दी एलिफेंट आर्मी द कमांडर यूज टू राइड एन एलिफेंट। दिस आर्मी वॉज यूज टू अटैक द एनिमी, ब्रेक द फोर्ट गेट्स। देखिए, क्या होता था, हाथियों का, चूंकि हाथी जो होते थे वो मजबूत होते थे। ठीक है, तो हाथियों का जो कमांडर हुआ करता था वो हाथी चलाता था, और हाथियों का इस्तेमाल बेसिकली वहां किया जाता था जहां पर जो किले के दरवाजे रहते थे ना, उनको तोड़ना रहता था। देखिए, क्या होता था, जो पहले के समय में जो किलेबंदी हुआ करती थी, उसमें उनके दरवाजे बड़े मजबूत हुआ करते थे। आपने देखा होगा कई ऐसे युद्ध हुए मुगली आर्मी की, जिसमें वो 6-6 महीना बैठे रहे लेकिन वो किले को जीत नहीं पाए। कारण था, किले की जो दरवाजे या दीवार हुआ करती थी, ये बड़ी मजबूत हुआ करती थी। ठीक है, तो एनिमीज पर अटैक करने के लिए, इसके अलावा हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था जो दरवाजे हुआ करते थे उनको तोड़ने के लिए। जो किले के दरवाजे हुआ करते थे उनको तोड़ने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाथी का जो ये आगे वाला हिस्सा होता है ये काफी मजबूत होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, द मुगल्स डिड नॉट हैव एनी प्राइवेट नेवी बट द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट बंगाल मेंटेन्ड अ फ्लीट ऑफ बोट्स। देखिए, मुगलों के पास कोई भी प्राइवेट नेवी नहीं थी, लेकिन ईस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कुछ बोट्स जो हैं वो बना के रखी थी। द इंस्पेक्टर ऑफ द बोट वॉज कॉल्ड मीर ए बहर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीर ए बहर कौन हुआ करते थे? जो उसके जो हुआ करते थे, नाव के निरीक्षक किया करते थे, इंस्पेक्टर हुआ करते थे बोट के। ठीक है, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं, मीर आतिश, मीर बकर, ठीक है, ठीक है, बारगिर, सिलेदार। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, तो आपको सैन्य प्रशासन समझ में आया, इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया, चूंकि मुगलों का बेस ही मिलिट्री पर था, क्योंकि इनका इतना बड़ा साम्राज्य किस आधार पर खड़ा हुआ था? इनकी मिलिट्री के आधार पर। और इनके यहाँ मनसबदारी सिस्टम चलता था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनकी सेना में ईरानी भी हुआ करते थे, अफगानी भी हुआ करते थे, राजपूत भी हुआ करते थे, मराठा भी हुआ करते थे। मतलब इनकी आर्मी जो हुआ करती थी वो पूरी मिक्स हुआ करती थी। इसके अलावा बात करें तो इनके 3 अंग थे, एक तो मनसबदार और उनके सैनिक। इसके अलावा अहदी सैनिक। अहदी सैनिक कौन हुआ करते थे? जो बादशाह के खुद के सैनिक होते थे। इसके अलावा दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक मतलब जिसको बादशाह नियुक्त करते थे और मनसबदारों की सेवा में काम किया करते थे। इसके अलावा हमने देखा कि इनके यहाँ 5 तरीके की आर्मी हुआ करती थी। एक जो पैदल सैनिक थे,
दूसरे घुड़सवार, तीसरे तोपखाना आर्टिलरी, चौथा हाथी एलिफेंट्री, और पांचवा जो हुआ करता था लिमिटेड नेवी। ठीक। अब सबसे पहले अगर हम इनके पैदल सैनिकों की बात करें तो पैदल सैनिकों में तीन हुआ करते थे। एक तो शमशीरबाज, शमशीरबाज मतलब जो तलवार और भाला लिया करते थे। सेबंदी मतलब जो नागरिक पुलिस या अन्य योद्धा थे। इसके अलावा बंदूकची, बंदूकची मतलब जो गनर, जो बंदूक चलाते थे। ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम घुड़सवार की, तो घुड़सवार में एक ऐसे थे जिनको स्टेट खुद घोड़ा और आर्म्स एंड वेपन्स दिया करता था, उनको बोलते थे बारगिर। और दूसरे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे सिलेदार। सिलेदार मतलब जो अपना खुद का घोड़ा, आर्मी या वेपन्स लेके आते थे। इसके बाद बात करें तो चीफ ऑफ आर्टिलरी या तोप खाने का चीफ कौन हुआ करता था? मीर अतिश। ठीक। इसके बाद बात करें तो जो हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था वो बेसिकली किले के दरवाजों को तोड़ने के लिए किया जाता था इस्तेमाल। ठीक है। और इसके बाद बात करें तो मुगलों की खुद की अपनी कोई नेवी थी, छोटी सी नेवी थी। ठीक है। और उसी बोर्ड के इंस्पेक्टर को क्या बोला जाता था? मीर ए बहर। मीर ए बहर। समझ में आया आपको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लियर हुआ। ठीक है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर है आपको। ठीक। अगला जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं वो था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इनके पास भी पुलिस थी। ठीक है। पुलिस अरेंजमेंट वाज मेड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन दी सिटीज। मैंने आपको बताया था कोतवाल के बारे में। ठीक। कोतवाल कौन हुआ करते थे? जो आंतरिक सुरक्षा देखा करते थे। जैसे आज की डेट में भी हमारे यहाँ हर सिटी में, हर उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू मनुची, कोतवाल was used to manage night patrolling in the cities to prevent crimes। देखिए मनुची के मुताबिक जो था, जो कोतवाल हुआ करता था वो रात में, ठीक है, ताकि रात में कोई अपराध ना हो सके, उन अपराधों को रोकने के लिए रात्रि में गश्त लगाने का काम करते थे। देखिए पेट्रोलिंग को हिंदी में गश्त लगाना बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार रात में, आपके शहरों में भी देखेंगे आप, तो पुलिस की गाड़ी जो है वो घूमती रहती है। इसको बोलते हैं नाइट पेट्रोलिंग। ठीक है। तो इसके समय में भी कोतवाल जो थे वो नाइट पेट्रोलिंग किया करते थे, गश्त लगाया करते थे। ही ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दी मीन्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड प्राइजेस। अच्छा देखिए इनके इनके उसमें ये भी रहता था कि माप तौल के साधनों एवं मूल्यों पर भी नियंत्रण रखने का काम ये करते थे। ठीक है। मतलब जैसे कि कोई मापदंड गलत बना रहा है या गलत पैसे ले रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम कौन किया करते थे? कोतवाल किया। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोतवाल ऑल्सो यूज्ड टू डू सर्वेलेंस, कलेक्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड अपॉइंट स्पाइज। देखिए कोतवाल का भी जो काम हुआ करता था, एक तो चौकसी करना, सर्वेलेंस रखना। ठीक है। इसके अलावा सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना और गुप्तचरों की भी नियुक्ति करने का काम ये कौन किया करते थे? कोतवाल किया करते थे। इसके अलावा बात करें अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉस्ट एंड अबंडेंट पर्संस इन द सिटी। देखिए आईने अकबरी के अनुसार यह नगर के खोए व लावारिस व्यक्तियों की संपत्ति का ब्यौरा तैयार करते थे। मतलब जो व्यक्ति खो गया है या जो व्यक्ति लावारिस हो गया है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी संपत्ति का ब्यौरा रखने का काम कौन करते थे? कोतवाल करते थे। तो कोतवाल के कई सारे काम थे। पहला काम था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम तो पुलिस का हुआ करता था नगर की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। ठीक। इसके अलावा बात करें तो मनौची के अकॉर्डिंग कोतवाल जो हुआ करते थे इनका काम था नाइट पेट्रोलिंग करना शहरों में। ठीक है। और क्राइम को दूर रोकना। इसके अलावा मेजरमेंट्स और प्राइजेस को भी कंट्रोल करने का काम ये किया करते थे। और कोतवाल की अगर हम बात करें तो कोतवाल सर्वेलेंस का काम, सीक्रेट इंफॉर्मेशन और जो अपॉइंट स्पाइस हुआ करते थे उनका भी अपॉइंटमेंट करने का काम ये किया करते थे। क्लियर? और आईने अकबरी के मुताबिक ये जो लोग खो जाते थे, ठीक है, उनकी भी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेलिंग कौन किया करते थे? ये किया करते थे। क्लियर? तो ये था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। तो समझ में आया आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। देखिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो अपन को आईने दहसाला पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बता देता हूं। इनके यहाँ जो राजस्व व्यवस्था थी वो आईने दहसाला पे डिपेंडेंट थी। अभी हम देखेंगे आईने दहसाला क्या है। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द वास्ट एम्पायर,
द मुगल्स एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम। देखिए इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था, जाहिर सी बात है इतने बड़े मुगल साम्राज्य के खर्चे होते, ठीक है, तो उनके खर्चों को व्यय करने के लिए मुगलों ने एक बहुत ही संगठित राजस्व व्यवस्था स्थापित करी थी, ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम। इनिशियली द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह was prevalent in the empire, which Akbar reformed and implemented in the form of आईने अकबरी। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए जो शेरशाह थे, ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो राजस्व व्यवस्था जो हुआ करती थी, ठीक है, वो जो हुआ करती थी वो शेरशाह के अकॉर्डिंग हुआ करती थी, मतलब शेरशाह ने जो राजस्व व्यवस्था चलाई थी वो चला करती थी। लेकिन अकबर ने बाद में जो वो है इम्प्लीमेंट किया, रिफॉर्म किया और इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आईने अकबरी। ठीक है, तो ठीक है आईने अकबरी के फॉर्म में, ठीक है, सुधार कर लिया वो किया, ठीक है, आईने अकबरी नहीं है, ये होगा आईने दहसाला, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये होगा आईने दहसाला, क्योंकि आईने दहसाला जो है ये अकबर लेके आए थे, ठीक है, आपको याद रखना है 1580 में। हम पढ़ेंगे आईने दहसाला, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि पहले जो शेर शाह सूरी का रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था उसमें इंप्रूवमेंट किया गया, रिफॉर्म किया गया और आईने दहसाला के नाम पर 1580 में एक नया जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया गया। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल्स वर लैंड रेवेन्यू, ट्रेड टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बूटी इन वॉर, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम स्टेट इंडस्ट्री, गिफ्ट्स एंड नजराने। देखिए ये सारे मुगलों की आमदनी के स्रोत हुआ करते थे, जिसमें सबसे बड़ा हुआ करता था लैंड रेवेन्यू, ठीक है, इसके अलावा ट्रेड टैक्स भी हुआ करते थे, कस्टम ड्यूटी भी हुआ करती थी, सीमा शुल्क इसको बोलते हैं, फिर इसके बाद युद्ध में जो लूटा जाता था सामान उसके, ठीक है, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, और स्टेट इंडस्ट्रीज गिफ्ट्स या नजराने से जो इनकम जनरेट होती थी वो, ठीक। इसके अलावा बात करें तो दहसाला सिस्टम में 1/3 पार्ट ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर्स वाज डिटरमाइंड एज रेंट एवरी ईयर। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए दहसाला सिस्टम में 1/3 जो था उसका पार्ट लिया जाता था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर्स, और उसी को एज अ रेंट माना जाता था एवरी ईयर, वही टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा बात करें तो फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूज ऑफिशियल सिस्टम्स लाइक वजीर, अमाल गुर्जर, बिरची, अमील, फॉटूर, कानू, पटवारी, ये सारे लोग किससे जुड़े हुए थे, ये सारे लोग किससे जुड़े थे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, तो ये सारे किससे जुड़े हुए थे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक। तो आपको रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। देखिए पहले जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो शेर शाह सूरी ने जो बनाया था वो चलता था, उसके बाद अकबर ने उसमें रिफॉर्म किया और 1580 में आईने दहसाला नाम का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया, ठीक है। उस टाइम पर अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था तोडरमल, ठीक है, इसको तोडरमल व्यवस्था भी बोली जाती है, पढ़ेंगे आगे, ठीक। अब इनकम के इनके सोर्स क्या क्या हुआ करते थे मुगलों के, लैंड रेवेन्यू है, ट्रेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, लूट के द्वारा लिया गया, ठीक है, और दहसाला सिस्टम में 1/3 लिया करते थे। और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे, वजीर, आमल गुर्जर, बिरची, आमिल, फौजदार, पुनुगु, पटवारी एक्सेट्रा, ये सारे क्या हुआ करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे। क्लियर हुआ आप लोगों को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अगला जो आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसको हम मुद्रा प्रशासन कहते हैं। करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तब मुगल ऑल्सो पेड अटेंशन टू द करेंसी सिस्टम फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए मुगलों ने आर्थिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए मुद्रा प्रणाली को भी पर भी ध्यान दिया था, मुगलों ने भी क्या दिया था, मुद्रा प्रणाली पर ध्यान दिया था। इसके बाद बात करें मिंटिंग ऑफ कॉइन्स वाज द मोनोपोली ऑफ द स्टेट फॉर विच मिंट्स वेर एस्टैब्लिश्ड एट वेरियस प्लेसेस। अब देखिए सिक्को ढालना, ठीक है, सिक्का, ठीक है, इस पे राज्य की ही मोनोपोली हुआ करती थी, मतलब सिक्के कोई और नहीं बना सकता था। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो करेंसी बनती है, जो नोट है, ठीक है, पेपर करेंसी है, उसको बनाने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ आरबीआई के पास, ठीक है। आज की डेट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के पास। तो वैसे उस टाइम भी क्या होता था, जो सिक्के ढाले जाते थे वो किसके लिए क्या होगा था, पूरे स्टेट की मोनोपोली होती थी, और ये जगह जगह पर अलग अलग जगहों पर मिंटिंग की जाती थी। जैसे आज की डेट में भी अगर आप देखें
तो नोटों को अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, प्रिंट कराया जाता है। ठीक है, नोटों को जो है प्रिंट कराया जाता है। इसके अलावा बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन तीन तरीके के कॉइन्स हुआ करते थे। ठीक है, और इनका अलग अलग जो था मूल हुआ करता था। ठीक है, अलग अलग इनका क्या हुआ करता था, मूल हुआ करता था। इसके बाद बात करें तो मुगल कॉइन्स वेयर एनग्रेव्ड विद द नेम ऑफ एम्परर, टाइटल, नेम ऑफ द मिंट, ईयर ऑफ इशू, वर्सेस फ्रॉम द कुरान। ठीक है, मतलब जो मुगलों के सिक्के हुआ करते थे उसमें बादशाह का नाम हुआ करता था, टाइटल हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा इनके जो मिंट के नाम हुआ करते थे, किस साल इशू किया गया। ठीक है, और कुरानों की भी कुछ क्या किया करती थी, आयातें जो थी, आयातें, वर्सेस मतलब होता है आयातें, वो भी डाली जाती थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मुगल्स मिंटेड कॉइन्स लाइक अलाकी, दाम, जीतल, मोहर एंड रुपया, ये सारे कॉइन्स जो हैं ये किसने चलाए थे, मुगलों ने चलाए थे। क्लियर। तो मुगलों ने शुरुआत से ही करेंसी सिस्टम पर फोकस किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भी अपने खुद के कॉइन्स बनाए। इसमें मोनोपोली जो हुआ करती थी वो सिर्फ स्टेट की हुआ करती थी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स बनाए गए और सिक्कों पे नाम किसके हुआ करते थे, एम्पर्स के। क्लियर। तो यहाँ पर ठीक है, करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन समझ में है। तो यहाँ पर आकर के हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम और आईने दहसाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मनसबदारी सिस्टम और आईने दहसाला। क्लियर है। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना आपको, वो थोड़ा सा लेट चल रहा है, मतलब प्रीवियस वीडियोस के भी नोट्स डले हैं, तो आप उसको क्या करिएगा, एक जगह नोट करते चलिएगा। ठीक है गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।